द लास्ट लेसन पार्ट 2। इसमें एम हैमल क्या कहते हैं कि जो उनकी खुद की लैंग्वेज वो कैसी है, द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल। वो उनकी मदर टंग की तारीफ़ करते हुए कहते हैं कि जो उनकी लैंग्वेज है वो पूरे वर्ल्ड में कैसी है, द क्लियरेस्ट और लॉजिकल है। और साथ में ये भी कहते हैं दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, बिकॉज वैन अ पीपल आर एनस्लेव्ड एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, इट इज़ एज इफ़ दे हैड द की टू देयर प्रिजन। वो कहते हैं कि हमें अपनी लैंग्वेज को कभी नहीं भूलना चाहिए, चाहे हम किसी के गुलाम ही क्यों ना हो जाएं, क्योंकि जब तक हमें हमारी लैंग्वेज आती है तब तक हमारे पास हमारे प्रिजन की क्या है, चाबी है। देन ही ओपनड ए ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। ऑल ही सेड सीम्ड सो ईजी सो ईजी। अब क्या करते हैं, हम हैमल ग्रामर की बुक को ओपन करके चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, और जो फ्रेंड्स है, बच्चा है, उसे सब कुछ बहुत आसान लग रहा है, उसे एक एक वर्ड टू वर्ड सब समझ आ रहा है, जिससे आज तक कुछ भी उस लैंग्वेज का समझ नहीं आया था। आई थिंक टू that I had never listened so carefully and that he had never explained everything so much with so much patience. It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away and to put it into and to put it all into our heads at one stroke. Stroke का मतलब है यहाँ पे at once। तो वो बच्चा है जो फ्रेंड्स, वो कह रहा है कि या तो कभी मैंने इतना ध्यान से सुना ही नहीं, या फिर कभी जो एम हैमल है उनके टीचर, उन्होंने कभी इतना पेशेंस से उन्हें नहीं पढ़ाया जैसे कि वो आज पढ़ा रहे हैं। वो क्या चाहते हैं कि जो आखिरी दिन है आज, कि मेरे पास जितनी नॉलेज है वो सब इन बच्चों को दे दूँ एक ही बारे में, वो ऐसे पढ़ा रहे हैं। आफ्टर द ग्रामर वी हैड ए लेसन इन राइटिंग। दैट डे एम हैमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड्स, फ्रांस एल्सेज फ्रांस एल्सेज। और उस दिन उसके बाद क्या किया उन्होंने, ग्रामर की बुक पढ़ने के बाद एक राइटिंग में उन्होंने एक लेसन किया, और जिन जो एम हैमल थे उन सबके लिए नई नोटबुक्स लेकर आए थे, जिसके ऊपर क्या लिखा था, फ्रांस एल्सेज फ्रांस एल्सेज। दे लुक लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क। अब उन्होंने ये सब नोटबुक्स सभी बच्चों को बांट दी, और वो कैसी लग रही थी, वो सभी नोटबुक्स हर बेंच पे एक फ्लैग की तरह, लिटिल फ्लैग की तरह वो लग रही थी। यू ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. The only sound was the scratching of the pens over the paper. Once some beetles flew in, but nobody paid any attention to them. अब उस दिन वैसे सभी बच्चे बहुत ज़्यादा शोर कर रहे होते हैं हर दिन, लेकिन वो क्लास का आखिरी दिन था, तो हर बच्चा क्या था, बिल्कुल शांत था, और क्लास में सिर्फ एक ही आवाज़ थी, पेन्स की नोटबुक्स पर चलने की, जो स्क्रैचिंग की आवाज़ होती है वही। और उस दिन कुछ बीटल्स भी रूम में उड़ रहे थे, लेकिन किसी ने भी उन पर ध्यान नहीं दिया। Not even the littlest one who worked right on tracing their fish hooks. यहाँ पे जो little ones वर्ड है वो pigeons के लिए यूज़ हुआ है। तो जो बच्चा है फ्रेंड्स, वो क्या कह रहा है कि उस दिन किसी ने भी उन beetles पे ध्यान नहीं दिया। Not even the little ones, इवन जो वहाँ pigeons बैठे थे उन्होंने भी नहीं। Who worked right on tracing their fish hooks, यहाँ पे fish hooks बात की गई है। जो उसके नाखून होते हैं pigeon के, वो भी मतलब उससे क्या कर रहे थे, ट्रेसिंग कर रहे थे, वो भी उनको रगड़ रहे थे। एज इफ़ दैट वॉज फ्रेंच टू, जैसे कि वो भी क्या हो, फ्रेंच हो, और वो भी उनके साथ फ्रेंच सीख रहे हो। जैसे बच्चे नोटबुक पे पेन से स्क्रैचिंग कर रहे थे, वैसे ही वो अपने फिश हुक से वो भी ट्रेसिंग कर रहे थे। ऑन द रूफ द pigeon cooed very low and I thought to myself, will they make them sing in German, even the pigeons? अब जो pigeons है, कूड मतलब यहाँ पे साउंड मेड बाय pigeons, जो pigeons की साउंड होती है, तो वो बहुत लो वॉइस में कर रहे थे। तो वो बच्चा है वो क्या सोच रहे, क्या हमें तो ये लोग ज़बरदस्ती जर्मन पढ़ा सकते हैं, क्या pigeons को भी जर्मन में बोलना सिखाएंगे, क्योंकि वो क्या समझ रहे कि जो pigeon है वो भी क्या है, फ्रेंचमैन है। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing and then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little schoolroom. अब जैसे ही वो फ्रेंड्स ऊपर उठ के देखता है, तो वो क्या देख रहे हैं, एम हैमल जो रूम है उसके हर कोने को कभी एक एक करके हर चीज़ को देख रहे हैं, और बिल्कुल मोशनलेस बैठे हैं, जैसे कि वो जाने से पहले उस रूम की हर एक चीज़ को अपनी यादों में अच्छे से देख लेना चाहते हैं कि इसका हर एक रूम कैसा दिखता था। फैंसी For 40 years he had been there in the same place with his garden outside the window and his class in front of him. जो एम हैमल है वो कब से यहाँ है, 40 सालों से यहाँ है। विंडो के बाहर उनका गार्डन है, और उनके घर के सामने उनकी क्या है, क्लास है। Just like that,
Only the desk and benches had been worn smooth, the walnut trees in the garden were taller, and the hope vine that he had planted himself ट्विन का है मतलब है ट्विस्टेड अबाउट द विंडोज ऑफ द रूफ। तो कह रहे हैं कि इन 40 सालों में क्या क्या चेंज आया है। जो डेस्क और बेंचेस हैं वो घिस चुके हैं, स्मूथ हो गए हैं। जो वॉलनट ट्री उन्होंने अपने गार्डन में लगाया था वो बड़ा हो गया है। और जो होप पाइन जो बील उन्होंने लगाई थी वो क्या है, विंडो की से लेके उसकी रूफ तक ट्विस्ट हो गई है। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हर्ट टू लीव इट ऑल, पुअर मैन, टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव पैकिंग देयर ट्रंक्स, फॉर दे मस्ट हैव लीव द कंट्री नेक्स्ट डे। अब उसे क्या है, बहुत ज़्यादा मतलब बुरा फील हो रहा है एम हैमल के लिए। वो कितना ज़्यादा अंदर से टूट चुके होंगे, जिन्होंने अपने 40 साल एक स्कूल को दिए और अब उन्हें ये सब छोड़ के जाना पड़ रहा है। और जहाँ पे उनकी क्लास थी, उनकी क्लास के ऊपर ही एम हैमल का रूम था, जहाँ पे उनकी जो सिस्टर थी वो क्या उनका सामान पैक कर रही थी। उन्हें वो सामान सब पैक करने की आवाज़ आ रही थी और उन्हें क्या था, वो कंट्री अगले दिन ही छोड़नी थी। But he had the courage to hear every lesson to the very last. After the writing, we had a lesson in history, and then the babies chanted their ba, baby, bobu. अब ग्रामर का राइटिंग लेसन होने के बाद उन्होंने क्या पढ़ा है, हिस्ट्री में एक लेसन पढ़ा है और उसके बाद क्या है, बेबीज चांटेड बा, बेबी, बोबू, वो जो साउंड्स होती हैं वो उन्होंने की हैं। Down there at the back of the room, old Hoser had put on his spectacles and holding his primer in both hands, spelled the letter with them. अब जो लास्ट में ओल्ड होसर बैठा था उन्होंने अपना स्पेक्टल्स रखे और प्राइमर को पकड़ के उन्होंने जो लेटर लिखा था एम हैमल के लिए वो पढ़ा। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, और वो क्या थे, साथ में वो भी रो रहे थे। हिज वॉइस ट्रम्बल्ड विद इमोशन एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई। हाउ आई वेल रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन। अब जब वो रोते रोते उस चीज़ को पढ़ रहे थे तो उनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा फ़नी हो रही थी उस टाइम पे। तो जो बच्चा है वो कह रहा है कि उस टाइम में उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो हंसें या रोएं, वो दोनों चीज़ें उनके साथ एक साथ हो रही थी। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, देन द एंजलस होती है मिड डे प्रेयर जो चर्च में होती है। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रूशियंस रिटर्निंग फ्रॉम डिल साउंडेड अंडर आउट विंडोज। एम हैमल स्टूड अप वेरी पील इन हिज चेयर, आई नेवर सो हिम लुक सो टॉल। तो जैसे तब इतने में 12 बज गई और जैसे जो एंजलिस का था मिड डे प्रेयर का टाइम हो गया और उसी टाइम पे क्या थे, नगाड़ों के साथ जो प्रूशियन सोल्जर्स थे वो ड्रिल यानी अपनी एक्सरसाइज से वापस लौट रहे थे और एम हैमल अपनी जगह पे खड़े और उनका चेहरा बिल्कुल कैसा हो गया था, पेल, बहुत ज़्यादा उदास हो गए थे। माई फ्रेंड्स सैड ही I but something choked him. He could not go on. Then he turned to the blackboard, took a piece of chalk, and bearing on with all his might, he wrote as large as he could. उन्होंने एम हैमल ने कुछ बोलना चाहा लेकिन उनकी जैसे गले में कुछ चौकड हो गया था, वो कुछ कह नहीं पाए। तब उन्होंने अपना फेस ब्लैक बोर्ड की तरफ टर्न करके एक चौक का पीस उठा के बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट यानी उनके पास जितना करेज था उस सब के साथ उन्होंने लिखा वी लव फ्रांस, जिसका मतलब है मे लीव लॉन्ग फ्रांस। Then he stopped and leaned his head against the wall and without a word he made a gesture to us with his hand, school is dismissed, you may go. तब उन्होंने कुछ कहे बिना अपना फेस ब्लैक बोर्ड की तरफ टर्न कर लिया, अपने हेड को बोर्ड पर रख कर बच्चों को एक हाथ से इशारा किया कि स्कूल इज़ डिसमिस्ड, यू मे गो।